अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे। इतना सारा गोश्त खाने के बाद मेरी बहुत बहुत दुआ है, बल्कि इस वक्त मेरी प्रायोरिटीज़ में सबसे वन पे जो है दुआ वो यही है कि सब जो है सेहतयाब हों, आपके पेट ठीक हों, आप ठीक ठाक हों और अभी भी जो है गोश्त खा रहे हों खुशी खुशी। ये मेरी दुआ है आपके लिए। आज जो मैं बात आपसे करने जा रही हूँ, जो लोग सोशल मीडिया पे हैं उन्होंने तो ये बात पहले भी देखी भी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने ज़्यादा पढ़ने का शौक़ नहीं, इधर उधर, उनको मैं बता देती हूँ कि ये जब सुबह सुबह उठते हैं सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं। एक बड़े मज़े की मैंने वीडियो देखी थी, काश मुझे याद होती, मैं आपको दिखा देती। उसके अंदर एक बिल्ली थी और वो जो है सो रही होती है और वो अचानक उठती है, उसको समझ नहीं आती, तो पूरे बेड के ऊपर जो है गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है, पिल्लों के नीचे जाती है, नीचे छलांग मारती है, फिर वापस आती है। तो वो दिखा ये रहे थे कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं कि अपना फ़ोन ढूंढ रहे होते हैं और फ़ोन मिल नहीं रहा होता, कहाँ गया, चार्जर पे लगाया था। अगर आपके बहन भाई हैं तो उनके साथ थोड़ी लड़ाई हो जाती है, कौन चार्जर पे लगाएगा, कौन पहले लगाएगा। सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ आपने फ़ोन उठाना है और देखना है उसके अंदर कोई मैसेज तो नहीं आया, कॉल तो नहीं आई। या फिर आप वैसे ही बेड में लेटे लेटे थोड़ी देर फेसबुक देखेंगे, फिर इंस्टाग्राम देखेंगे, फिर एक चीज़ दूसरी चीज़, उसके बाद आप बेड से उठते हैं। बेड में जाने से पहले भी, सोने से पहले भी जो है आपने पूरी एक दफ़ा जो है इंटरनेट के हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को सलाम करना होता है, गुड नाइट कहना होता है, उसके बाद आप सोते हैं। तो ये जो एक चीज़ है जिसमें हम हर 2 मिनट बाद जो है अपना फ़ोन चेक करते हैं, या फिर खाने के टेबल पे फ़ोन चेक किया, सुबह उठते ही फ़ोन चेक किया, सोने से पहले फ़ोन चेक किया, ये एक एक्चुअल डिसऑर्डर है और इसको जो है नाम दे दिया गया है नोमोफोबिया का। और अगर रिसर्च की जाए, जिस तरह बाहर की गई थी, मुझे लगता है पाकिस्तान में अगर उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट उतना ही रेशो होगा, तो 62% जो है लोग वो इस नोमोफोबिया का शिकार हैं, जिसका मतलब है कि वो दिन में बहुत मर्तबा अपना फ़ोन जो है वो चेक करते हैं। अब ये चीज़ ऐसी क्यों हो गई है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि आपके जो एक्चुअल रियल कनेक्शंस हैं, आपके फेसबुक पे 1000 दोस्त होंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आ जाए, घर में कोई मसला हो जाए, कोई आपकी जो है परेशानी हो, तो शेयर करने के लिए आपके पास एक्चुअली दोस्त 1 या 2 होते हैं, या कुछ लोगों के पास, बल्कि ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे दोस्त होते ही नहीं हैं जिनको जाके आप दिल की बात बता सकें। तो एक्चुअल ह्यूमन कनेक्शंस जो हैं, जहाँ पर आप लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे, वो जो है कम होते जा रहे हैं। और आपके जो सोशल कनेक्शंस, जिसके अंदर एक आपकी जो सेल्फ आपको इम्पोर्टेंस फील होती है, आप एक पिक्चर अपलोड करते हो, उसके ऊपर हज़ारों लाइक्स आ जाए तो एकदम फील होता है कि पता नहीं मैं कितनी हसीन, मैं कितना खूबसूरत, मैं कितना हैंडसम इंसान हूँ। और अगर उसके ऊपर लाइक ना आए तो एकदम से जो है आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होना शुरू हो जाती है। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि अगर विद इन एन आवर उसके ऊपर एक सर्टेन नंबर ऑफ लाइक्स ना हो तो पिक्चर ही डिलीट कर देते हैं, यही सोच के कि शायद ये इतनी अच्छी नहीं है, या इसको लोगों ने देखा नहीं है, या वो 2-2 दफ़ा उसको पोस्ट करते हैं कि लोगों की नज़र में आ जाए। तो हमें अपने अप्रूवल के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपने गुड फीलिंग के लिए, एक वेल बीइंग के लिए हम रिलाई करना शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसी अप्रूवल के ऊपर, कि कहीं ना कहीं से हमें जो है एक अप्रूवल मिलता रहे। मैं एक बहुत मशहूर सीरीज़ है फ्रेंड्स, कुछ अर्सा पहले मैं वो देख रही थी, और उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है जिसकी जॉब चली जाती है। तो जब उसकी जॉब चली जाती है, तो क्योंकि ये 90s के अंदर शूट हुआ है, तो वो घर बैठा होता है, वो कभी क्लीनिंग कर रहा है, फिर जाके अपने कपड़े धो लेता है, फिर पूरा घर जो है साफ़ कर लेता है, फिर ट्रैश जो है वो बाहर ले जाता है, खाना बना लेता है, और ये सब कुछ वो शुरू के कुछ आवर्स में कर लेता है और उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। तो वो सारे बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि अच्छा दिन को प्रोडक्टिव किस तरह बनाना है। तो वो कोई क्लासेस ज्वाइन करता है, कभी दोस्तों के साथ होता है, और उसको अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो चुभ रही होती है। आजकल के ज़माने में अगर यही सिचुएशन आप अप्लाई करें तो मुझे लगता है आप पूरा दिन या फेसबुक पे निकाल देंगे, या इंस्टा पे निकाल देंगे, या किसी व्हाट्सएप के ग्रुप पे निकाल देंगे। बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता, इतनी ज़्यादा जो है आपकी सोशल मीडिया की मसरूफियात हो गई हैं, लेकिन आपका एक्चुअल ह्यूमन कनेक्शन है वो कम से कम होता जा रहा है। जिस तरह मैंने आपको कुछ अर्सा पहले बताया था कि सेल्फीटाइटिस भी जो है एक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आप दिन में बेतहाशा सेल्फीज़ लेते हैं, इसी तरह नोमोफोबिया भी जो है ये भी एक डिसऑर्डर है। और एक तो आपकी ये जो सोशल इम्पैक्ट्स है इसकी बात है, एक बात मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आपके दिमाग को रिचार्ज होने के लिए, अगले दिन के लिए दोबारा से सेट होने के लिए 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए होते हैं, 8 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप, जिसके अंदर 6 to 8 आवर्स, 6 आवर्स भी मिल जाए आजकल गनीमत होती है। लेकिन अगर आपके दिमाग को शट डाउन होने में एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स लगते हैं प्रॉपरली, और उसके बाद जो है आपके दिमाग के टॉक्सिन्स जो हैं वो क्लीन आउट होना शुरू होते हैं, और फिर जब आप सुबह जागते हैं तो आपका दिमाग रिफ्रेश होता है। अगर तो आप
अपने फ़ोन का यूज़ या ये सारी चीज़ें जो हैं सोने से 1-2 घंटे पहले तक नहीं छोड़ते, इसका मतलब है कि जो आपकी 6 घंटे की स्लीप है, अगर आपने फ़ोन बंद किया उसके आप 15 मिनट बाद सोएंगे और आपने जो है रात को 12 बजे आप सोएं और आपने 6 बजे उठना है, तो इसका मतलब है कि आप एक्चुअली आपका दिमाग शट डाउन हुआ है कहीं 3 बजे, और इसका मतलब आपको रोज़ जो है सिर्फ 3 घंटे की नींद जो है वो मिल रही है और आपका दिमाग ना टॉक्सिन्स उसके रिलीज हो रहे हैं, ना ही आप जो है रिफ्रेश्ड उठेंगे। इसलिए हम जब सुबह उठते हैं ना तो अजीब लेथार्जी सी फील हो रही होती है, पूरी रात भी सोए हुए हो तो थकन महसूस हो रही होती है, बात करने का दिल नहीं करता, अजीब सी शक्ल बनी होती है सुबह। ये सब इसी वजह से होता है कि आप टाइम पर जो है अपने फ़ोन ऑफ नहीं करते। तो मैं तो बार बार आपको कहती रहती हूँ कि टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूर रहें, थोड़े से जो है अपने आप को भी टाइम दें। फिर मैंने आपको बार बार बताया कि रेडिएशन बहुत सारी इस तरह की रिसर्चेज हुई हैं जिसके अंदर जो भी मर्द हजरात अपने फ्रंट पॉकेट में फ़ोन रखते थे वहाँ पर ट्यूमर्स जो है वो नज़र आए हैं, जो अपनी बैक पॉकेट में रखते हैं वहाँ ट्यूमर्स नज़र आए हैं, जिसको रेडिएशन से डायरेक्टली कैंसर को भी रिलेट किया गया है। अभी इसकी फुल फ्लेज रिसर्च जो है वो नहीं आई है, बट इट्स इन द प्रोसेस। तो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ है, उसको अच्छा इस्तेमाल करें, लेकिन हर चीज़ जिसकी आप ज़्यादती करते हैं इस्तेमाल में वो नुकसानदेह हो जाती है। और अब तो नोमोफोबिया अगर आप नहीं चाहते कि आपको हो तो प्लीज़ इन चीज़ों से ज़रा गुरेज करें। अच्छा जी, आपसे मेरा सवाल बड़े मज़े का है आज, और ये मैं रिसर्चर को अपनी क्रेडिट दूंगी यहाँ पे क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं सुबह सोच भी रही थी कि आजकल किस चीज़ का ज़माना है, वफ़ा का या वाईफाई का। आपने मुझे व्हाट्सएप करना है 0320088705 पर, या फिर फेसबुक मैसेज कीजिए www.facebook.com/mehiktymorningofficial। अगर आपका मैसेज नहीं आता, कॉल नहीं मिलती, तो यहाँ पर मैं आपका मैसेज जो है पढ़ लूँगी। अगर आपको चूज़ करना पड़े, वैसे कि मैं वैसे ही सोच रही हूँ कि आपके पास ऑप्शन है कि या आप वफ़ा चूज़ कर सकते हैं या आप वाईफाई चूज़ कर सकते हैं, तो आप क्या चूज़ करेंगे? इसके भी मुझे इंटरेस्टिंग जवाब दीजिएगा ताकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम लोग आपके साथ भी जो है थोड़ी सी शुगल भी लगा सके। सिर्फ सीरियस जवाब नहीं होने चाहिए ना। आज के गेस्ट मैं अनाउंस करती चलूँ, हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब, जिनके भी स्टार्स रह गए थे कल, आज जो है हम उन्हें मुकम्मल कर देंगे। और साथ में जो है आज हम बात करेंगे ख्वाबों की ताबीर की भी। आपके बड़े इंटरेस्टिंग ख्वाब आते हैं, मुझे कुछ तो मैं सुन के डर जाती हूँ। हमारे साथ होंगी डॉक्टर शुमाइला जो कि हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और बहुत ही आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर फीमेल्स बट फॉर मेल्स एज वेल, जिसमें है कि आपके जो एक्सेसिव फेशियल हेयर होते हैं इनका किस तरह खात्मा किया जाए, इनको किस तरह कंट्रोल किया जाए और क्या वजूहात होती हैं इनकी। हमारे साथ होंगी परीज़े अजहर जो कि बहुत ही प्यारी सी सिंगर हैं और आज इस महकती मॉर्निंग को म्यूजिकल मॉर्निंग बनाएंगी वो यहाँ पर आके। और हमारे साथ होंगे शहजाद रज़ा जो कि वायलिन प्लेयर है। वायलिन अगेन इज़ माई फेवरेट इंस्ट्रूमेंट। तो एक और मज़े की अच्छी सी चहकती सी महकती सी और म्यूजिकल सी मॉर्निंग यहाँ पर होने वाली है। टाइम छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया मियां नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कल बड़े शिकवे आए मेरे पास, हम लोग वेट कर रहे थे हमारे स्टार का। मैंने कहा अगले दिन बता देंगे, कुछ नहीं होता आपको, है ना, हम ज्यादा डिटेल में बता देंगे, टेंशन क्यों लेते हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और क्योंकि कल हमने थोड़ी सी बात इसलिए की थी कि कल एक मेजर स्टार शिफ्ट हुआ था, बिल्कुल लिब्रास, और बल्कि मुझे शाम तक उसके बड़े पॉजिटिव रिस्पांस मिले। जिन लोगों को इंतजार था उनमें से 2 ने फीडबैक दिया कि जी इस तरह एग्जैक्टली मुझे रिस्पांस आया। हस्बैंड एंड वाइफ एक सेपरेशन चल रही थी तो उसने कहा जी कि 2 महीने के बाद मुझे आज कॉल आई है कि हम क्यों ना इसको रिकंसिडर करें, रिकंसिलिएशन को। मैं ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे ये कितनी अच्छी बात है ना कि कभी कभी जो लोग सुन रहे होते हैं, आपको कभी होता है ना आपका बड़ा दिल कर रहा होता है कोई काम करने का, लेकिन आपको बस एक इशारा चाहिए होता है। आप वेट कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ कह दे या मुझे कुछ नजर आ जाए, और फिर वो जो एवी साइंस होते हैं उससे भी आप जो है रिएक्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई ये बात बता दे, ये बड़ी अच्छी बात है। हमने पहले भी कहा था कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को मैरिज काउंसलिंग में लेके आते हैं और आपको कोई कहता है अभी कोई फैसला ना करें, थोड़ा सब्र कर लें, तो वैसे ही वो आपके लिए अच्छी बात बड़ी आसानी होती है। और इसमें और जिसे कहते हैं मेकिंग ब्रेकिंग इंसान का साइकिल होता है, लेकिन मैंने ये देखा हम इसको पॉजिटिव यूज़ करते हैं। देखिए खासकर कुछ इख्तलाफात ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे मैरिज कपल होते हैं मैरिड जिनमें बच्चे होते हैं, चीज़ें होती हैं। इख्तलाफात एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड है। आप खुद ज़िंदगी में देखेंगे कभी बड़ी से बड़ी बात को हम पी जाते हैं, कभी छोटी सी चीज़ हमें तकलीफ देती है, बिल्कुल सही, और उसे फिर हालात और एक्सप्लॉइट करते हैं। इर्द गिर्द के लोगों से बात करेंगे वो और उसे आग जिसे कहते हैं झोंकेंगे, बात
तलखी पे या ब्रेकअप पे चली जाती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं अमूमन ऐसे में कहता हूँ कि ब्रेकअप कभी भी हो सकता है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। अगर मुझे ये दिखाई देता है कि कुछ दिनों के बाद इंप्रूव होगा और आगे जिंदगी बेहतर है, मैं कहता हूँ ठीक है, वेट कीजिए। हाँ। और मैं पिछले 12-14 सालों में ऐसे 20 केसेस को उससे निकाल के सॉर्ट आउट कर चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चीज़ें, तो बात सिर्फ ये है कि मैनेजमेंट है, ये टाइम मैनेज करने टाइम की मैनेज बात है करना है, कि इंसान खुद सोचता है, बजाय इसके कि आप जल्दबाजी में वो जिंदगी भर का पछतावा रह जाए कि काश ऐसा कर लेते। बिल्कुल। और देखिए, 2 लोग होते हैं, मैं कहता हूँ नहीं मसला, लेकिन जहाँ बच्चे होते हैं वो सफरर है, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ सही कह रहे हैं अपने आप को जरूर वेट करना चाहिए। आप। तो बिल्कुल सो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने अलूम दिए ही इसलिए कि हम इसका सही इस्तेमाल सही करें इस्तेमाल करें, बिल्कुल। और इसको अपने लिए, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वाला बनाएं। बिल्कुल, डेफिनेटली जो डेफिनेटली। तो अच्छा, मेरा बाकी ख्याल जो stars हमारा हैं, नेक्स्ट रह गया था सेजिटेरियस साइन, ठीक है। उस पर हम चलते हैं। सेजिटेरियन के लिए जैसे मुख्तलिफ दिनों में मसाइल चल रहे थे और जो मेजर शिफ्ट लिब्रा का हुआ था, वर्गो उसमें जुपिटर का आने का, उसमें सेजिटेरियन के लिए भी आसानियां बनी हैं, क्योंकि जहां उनकी एफर्ट्स या उनकी कोशिशें किसी काम के लिए नतीजा नहीं दे पा रही थी, अब उनका ये एक ऐसा सबक है जहां उनके लिए वो नतीजा खेज साबित होंगी। ठीक, उन्हें माजी में की गई उनकी मेहनत का सिला मिलेगा जो इससे पहले था। और जहां मैं अक्सर कहता था कि आप काम जारी रखिएगा, मायूस नहीं होना, नतीजा सोचे बगैर कि मुझे अभी तक कुछ नहीं मिल रहा, कीप ऑन वर्किंग। तो सो अब ये सेजिटेरियन के लिए भी अच्छा वक्त है कि आने वाले दिनों में पास्ट में की गई जो भी एफर्ट्स थी उनकी, उसका मस्बत रिजल्ट मिलेगा हमें इंशाल्लाह। और नेक्स्ट उसके साथ साइन जो हमारा आ जाता है कैप्रिकॉर्नियन। कैप्रिकॉर्नियन के लिए भी ज़रा सी इंप्रूवमेंट आई है, और इम्प्रूवमेंट आई है उनके रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटी के हवाले से। ऐसे लोग जो जॉबलेस थे या जिनके मसाइल सर्विस से रिलेटेड चल रहे थे, वो इम्प्रूव होंगे और कुछ नई मौके और अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें चेंज ऑफ प्लेस या एक ही जॉब में रहते हुए किसी दूसरे डिपार्टमेंट में तब्दीली के चांसेस हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये कहूँगा कि आप कभी कभी किसी चीज़ से इंसान कहता है कि मुझे बस ये नहीं करना, लो, वक्त आपसे ये तकाजा करता है कि वक्ती तौर पे आप अपनी उस सोच से थोड़ा सा निकलें, अपने आप को मत बांधें, रिलैक्स हों और किसी के मशवरे या किसी की ख्वाहिश पे थोड़े दिनों के लिए अपनी साइड पे हट जाएं, आपके लिए बेहतर होगा। तो सो ये चेंज, तब्दीली का एक मुस्बत वक्त है। और नेगेटिविटी इसमें क्या है कि आप इंसिस्ट करेंगे कि मुझे ये नहीं करना, तो मेरा मशवरा ये होगा कि आपको करना है, एक्सेप्ट करना है, आपको तब्दीली लेनी चाहिए, वरना आपको नुकसान होगा। और उसके बाद नेक्स्ट साइन हमारा एक्वेरियस साइन में आता है। अगेन गुड अपॉर्चुनिटी, गुड सारे साइकिल हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए प्रॉब्लम बनती हुई दिखाई देती है, इसलिए अखराजात में थोड़ा सा अपने आप को, हाथ को खींच के रखिएगा। ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और कभी कभी हम खुशफहमी रखते हैं, इसकी वजह से ना ज़्यादा खर्च करते हैं कि मुझे उम्मीद है मेरे पैसे आएंगे, आ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आपका पीरियड जो है, आपके गिर्द अपॉर्चुनिटी तो हैं, लेकिन हम उसे कहते हैं कि ये सही नहीं, फॉल्स हैं। अच्छा। तो लिहाजा जब तक आपके पास कोई पैसा कैश इन हैंड आ नहीं जाता और लग्जरी या छोटे मोटे शौक की चीज़ें, उनके ऊपर उस वक्त तक स्पेंड ना करें जब तक आ ना जाए, इस उम्मीद पे कि मैं पे ऑफ कर दूंगा या क्रेडिट कार्ड चार्ज करवा दूंगा। आपका वक्त ऐसा नहीं। क्रेडिट कार्ड तो मैं कहती हूँ, क्रेडिट कार्ड वो पैसे जो बैंक आपसे लगवाता है जो आपके पास नहीं है। बिल्कुल सही है। मतलब आप जो है कर्जा लेके बेसिकली पैसे लगा रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। देखिए, मैं तो उसे कहता हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड की बात होती है कि आपको उन्होंने बज़ाहिर ये आसानी दिखाई देती है, लेकिन असल में उसके जरिए आपको गुलाम बना लिया। बिल्कुल, अब आप दूसरों के लिए काम करते चले जा रहे हैं। और पाकिस्तान में तो अभी इतना नहीं है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में जो लोग यूज करते हैं कि अगर क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो तो आपकी जिंदगी खत्म है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। घर, लोन, बिजली, हर चीज तो आपकी प्लास्टिक मनी है, उसी के ऊपर चल रही है। और रेटिंग है, हर महीने आपने रेटिंग देखनी, जैसे रेटिंग ट्रेंड है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या आ रही है। अगर किसी एक जगह डिफॉल्टर है तो सब ने अपना हाथ खींच लेना है, बिल्कुल, और इंसान सुसाइडल हो जाता है। सो ये ट्रेंड पाकिस्तान भी आ रहा है। गो कि हमारे यहाँ पैरेलल कैश इकॉनमी अच्छी है, लोग यूज नहीं करते, लेकिन मैंने देखा कि जिनके रिसोर्सेज कम है, 2-2, 3-3, 4-4 क्रेडिट कार्ड्स भी उन्होंने यूज कर रखे हैं, और फिर सर पकड़े बैठे होते हैं कि इतनी इनकम नहीं है जितनी इंस्टॉलमेंट आ रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका बहुत हाई है, बिल्कुल, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। और नेक्स्ट साइन हमारे पास लास्ट पाइसिस साइन है। पाइसिस में भी एग्जैक्टली गुड चांस, जेमिनी, वर्गो, पाइसिस, सेजिटेरियस, ये जो ब्लॉक थे, मेजर 4 प्लैनेट सपोर्टिव नहीं थे,
ये भी कल से इम्प्रूव होना शुरू हो रहे हैं। और पाइसिस के लिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चला जाऊँ कि यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अगर आप बाहर सेटल होने की प्लान करें तो उससे मुतालिक कोई प्लानिंग करने का वक्त है। इसी के साथ साथ एजुकेशन के लिए कि किसी की तालीम रुकी है या किसी वजह से उसने कोई ऑफ लिया, गैप लिया, या जहनी तौर पे नहीं कर पाए थे, तो रिज्यूम करने का वक्त है, शुरू करने का वक्त। ठीक है, ये तो हमारे जबरदस्त। साथ मेरे पास कुछ आपके सवालात भी पहुंच चुके हैं जो आप जो। पूछना चाह रहे हैं। टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बताएंगे आपको कुछ ख्वाबों की ताबीर और आपके जो सवालात हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। थैंक यू जी, थैंक यू, खुश कर दिया है तालियों ने आपकी। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे द ब्यूटीफुल डॉक्टर शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा था आपका ट्रिप? जबरदस्त। जबरदस्त, बेहतरीन है ना? कितना मजा आता है ना, रिफ्रेश होके आ जाते हैं हाँ। वापस काम में। ये काम में थोड़ी सी ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। आप मतलब रिफ्रेश हो जाते हैं फॉर द बेटर वर्क। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ना? सुन रहे हैं ना आप लोग सारे, काम में ब्रेक लेना बहुत। वैसे अभी ईद की छुट्टियों से मैं वापस आ रही हूँ, मैं तो अपील कर भी नहीं सकती ना, इतना गोश्त खा के खुशी खुशी हम अगर वापस आए। अच्छा, मेरे पास कुछ सवाल है मियां नईम साहब, हमें अच्छा जी, शायान अली पूछते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 2010। ठीक है। 2010, 6 साल की हैं। अच्छा, इनके बच्चा है, अपने अम्मी बच्चे, ने किसी अम्मी ने ने पूछा पूछा होगा, होगा। शायान अली नाम है। स्टडीज के बारे में पूछना चाह रही हैं। इतने छोटे बच्चे की स्टडी की क्या बताया जाए, है ना? इस वक्त अबे, वो रोबोट माओ है को जो बेचारा, इतनी- आप माओ उसे को जो इतनी कहेंगे जल्दी वो वही आप करेगा। उसकी जिंदगी में टेंशन का ऐसे अंदाजा ही। लगाएं मैं ना, वही क्या कह रहा हूँ ना अच्छा, कि फिर इसका क्या होगा। आई थिंक सो इन्हीं की बहन है ये मोमिना अली। 2 फरवरी 2006, इनकी भी स्टडीज के बारे में ही पूछा है। हाँ, 2 फरवरी। 2 फरवरी हाँ, 2006। 10 साल बच्ची की एज हो गई है। अच्छा, ये बच्ची थोड़ी सी इस तरह की है कि इसके ऊपर उन्हें थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा। क्यूरियन साइन है। हाँ। इस ऐसे बच्चों का उमूमन इंटरेस्ट अदर देन स्टडी ज़्यादा होता है। अच्छा, और ख़ासकर जो है ये वीडियो चीज़ें, उसकी टाइम टेबल ज़रूर उसका मैनेज कीजिएगा। इंटेलिजेंट बच्ची है। अच्छा, सेकंड ये प्रैक्टिस इसकी ये होती है क्योंकि एयर साइन होता है, तो ये सुनते हैं, बोलते हैं ज़्यादा, करते हैं, लेकिन लिखते कम है ये बच्चे। तो इसलिए इसके साथ अगर होमवर्क करवाती हैं, अम्मी साथ बैठती हैं, तो कोशिश ये किया करें कि बात करने की बजाय से जो असाइनमेंट दे, छोटे छोटे चीज़ों में पार्ट्स में वो लिखने की दें। लिखने की जरूरत है जी। जो आपने लिखने वाली बात की ना, मैं भी बहुत कम लिखती हूँ, इस पर भी जरा बात करते हैं। वैसे तो कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी कैसी हैं? आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आप भी, मैं अहमद बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी एमन फैसलाबाद से। पहले तो मुझे बताइए ना, जिंदगी में वफा चाहिए या वाईफाई? आप भी वफा चाहिए बिल्कुल, वाईफाई नहीं चाहिए। नहीं चाहिए वाईफाई? वाईफाई नहीं होगा तो वफा कैसे मिलेगी? नहीं नहीं, वाईफाई नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, वफा चाहिए। मिलती है आजकल इस दुनिया में वफा? हाँ बिल्कुल मिलती है, हम जैसे लोग हैं दुनिया में। अरे, हम जैसे लोग हैं दुनिया में, क्या बात है भाई है। मुझे तो मैसेज पहुंचाया जा रहा है। जी। अच्छा, आप भी मुझे ये डॉक्टर साहब से बात करने की, आप करवा देंगी? जरूर। कौन से डॉक्टर साहब से बात करनी है आपने? ये जो किस्मत का हाल बताते हैं, आप प्लीज किस्मत का हाल जो बताते हैं डॉक्टर साहब, उनसे बात करनी है। डॉक्टर साहब बताइए किस्मत जी का हाल। अमन पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंकल, मेरा नाम एमन है और मैं 20 अक्टूबर 1997 को पैदा हुई थी। ठीक है। जी, मैंने आपसे पूछना है कि मेरा स्टडी में कोई फ्यूचर है आगे कि नहीं, क्योंकि मैंने एंट्री टेस्ट तो एमकेट का भी मेरा क्लियर हो गया और बाकी भी, ठीक है, लेकिन मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा। तो मेरे घर की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्लीज़ आप मुझे बता दें कि फ्यूचर मेरा आपका साइन लिब्रा है और वाकई पिछले दिनों में प्रॉब्लम चल रहे थे लिब्रा के, और हम कल ही बात कर रहे थे कि लिब्रा के लिए कल से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है, लिहाजा किसी और जगह टेस्ट के लिए कोई और ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, हिम्मत नहीं हारिएगा। अब आपका वक्त बेहतर है, जहाँ एडमिशन के लिए चाहेंगी वहाँ हो जाएगा। ना हो जाएगा। इन्होंने कहा एम क्या इनका क्लियर हो गया, उसके बाद इंशाल्लाह। नहीं, आपने जितनी ज्यादा जगह अप्लाई कर सकते हैं, वो मुझे तो करते है कि हैं। अपने इससे शहर पहले से ब्लॉक भी था थोड़ा ना, सा, कल ही हाँ। की तो हम बात करें कि लिब्रा अच्छा। की चेंज कर लाई है। अच्छा, ब्लॉक का मतलब है आपकी स्टैग्नेंट हो जाती है स्टेगनेंट होती जिंदगी? है कि आपकी मतलब मेंटल क्वालिटीज वो नहीं रहती, आप रिस्पांस नहीं कर पाते। आपको अगर पेपर आपके सामने पड़ा हुआ है और आप बैठे हैं करने के लिए, तो आप फोकस नहीं होते।
मुझे कभी कभी गलत डिसीजन करते हैं। बार बार नहीं पढ़ते और आप दोबारा वो रिपीट टाइम वेस्ट होता है, गलत डिसीजन करते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते फौरन आपकी मेमोरी लॉस होता या है, डिस्टॉर्शन है, डिस्टर्बेंस है। अच्छा, ये लिखने की आदत मुझे भी बिल्कुल भी नहीं है और ये इतना नुकसानदेह। आज मैंने सुबह ही एक टॉपिक डिस्कस किया इसका कि ये नोमोफोबिया जो है एक नया के फोन जो यूज करते हैं बहुत ज्यादा, ये उनके लिए डिसऑर्डर जो है उन्होंने कहा है। और जिन लोगों को पहले जैसे मैं नंबर जो है आपको याद करने पड़ते थे, आपके खास जितने भी लोग होते थे, कोई इमरजेंसी नंबर्स आपको याद होते थे, रिलेटिव्स के याद होते थे, बेस्ट फ्रेंड्स के याद होते थे। आजकल क्योंकि आपके पास फोन आ गया तो आप सब कुछ उसके अंदर स्टोर करते, तो मेमोरी भी बड़ी जो है इसकी वजह से कम हो रही है लोगों की। नोट्स बना लिए, रिमाइंडर लगा लिया, अलार्म लगा लिया, हर चीज के लिए 5-5 मिनट का भी जो है ना अलार्म लगाया हुआ होता है कि अच्छा भी मैंने जाके हांडी चढ़ाई है तो 10 मिनट बाद उसको मैंने बंद करना है, तो उससे मेमोरी भी जो है मुझे लगता है थोड़ी असल में जितना हम इन गैजेट्स पे डिपेंडेंट होते चले जाएंगे ना, उतना ही हमारे अपने सेंसेस जो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। मेमोरी किस चीज का नाम है? रिपीट करने को और एक्सरसाइज करने का नाम है। रटा एक छोटी सी जो चीज थी, हम कितनी दफा रिपीट करते हैं वो मेमोरी से रजिस्टर करती चली जाती है। ब्रेन की कैपेसिटी जब भी बढ़ती है, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, उसको यूज करते हैं। वैसे लोगों को लगता है ना घिस जाता है, नहीं, वही सेल हैं जो इंक्रीज होते हैं। मतलब पूरी लाइफ में आप शायद उसका 1/3 भी नहीं यूज कर चुके हुए होते हैं। 1/10 और उसमें ये है कि जितना ज्यादा ब्रेन यूज करेंगे उतनी इसकी कैपेसिटी ऑफ मेमोराइजेशन इंक्रीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी। तो जरा गैजेट्स पे जितना कम आप रिलाई करेंगे उतना बेहतर है। अच्छा जी, फरहाना पूछती हैं 12 नवंबर 1966 इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ है और इनकी तबीयत काफी अरसे से खराब है, फ्यूचर में हेल्थ का पूछ रही है। बिल्कुल काफी अरसे से खराब है। मैं इसे एस्ट्रोलॉजिकल अगर देखता हूँ 2013 से ज्यादा, लेकिन उससे पहले अगर हम देखते हैं तो 2008-9 से प्रॉब्लम्स की इंडिकेशन है। और मैं इनके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि गायनी से कंसल्ट करें और रेगुलर अपना चेकअप करवाएं। गायनी से कंसल्ट करें, ठीक है जी। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी है नाजिया? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन शोज आपके गए ईद पे और ओवरऑल आप लोगों का बहुत अच्छा जबरदस्त जो है वो आप लेकर आ रहे हैं। हर शो में हमारे लिए बहुत मालूमात है। अल्लाह आपको बहुत तरक्की और कामयाबी दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मुझे नईम साहब से सवाल करना था, मुझे अपनी सिस्टर और उनके हस्बैंड के बारे में पूछना था। मेरी सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1980 और उनके हस्बैंड की है 11 अगस्त 1973। ठीक है। तो कुछ थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज हैं और कुछ घर की प्रॉब्लम है। वो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसमें हर्डल्स आ रही हैं जी। तो ये कब तक यानी बेहतर हालात हो जाएंगे? असल में इनका जो एक तो पॉजिटिव साइन में आपको बताता चलूं कि आपकी जो सिस्टर है लिब्रा उनका साइन है, माशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो गई। और जो उनके हस्बैंड थे उनका भी फाइनेंशियल लॉस भी हुआ था और वो चल रहा है, उनका बिजनेस लॉस वो भी उनका चल रहा है। अप्रैल 2017 के बाद इम्प्रूव होगा। और घर वाली जो इंडिकेशन है और बहन के हवाले से जब आप मैं बात करता हूँ तो वो नवंबर 2017 के बाद अपने घर के आसार उनके बनते हैं इंशाल्लाह। नवंबर 2017 मतलब अभी एक साल है। तो आराम से घर बनाना कहाँ आसान है आजकल, सो डिफिकल्ट स्पेशली अगर आप मेन एरियाज में घर बनाना चाह रहे हैं, रेंट करना चाह रहे हैं, कुछ भी प्रॉपर्टीज। असल में मैं एक यहाँ पे चूंकि एक डेवलपमेंट से भी रिलेटेड मेरा है तो मेरी एक मशवरा अमूमन ये होता है, बल्कि ये सबके लिए अच्छा होता है कि कभी कभी हम एक ख्वाब सोचते हैं कि हमने इस जगह घर बनाना है और उसके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। पाकिस्तान में चूंकि इकॉनमी नहीं, इंडस्ट्री नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही इंडस्ट्री और वो है कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, घर, प्लॉट। आप टीवी पे देखेंगे आपको यही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। मैं अमूमन मशवरा उसका ये देता हूँ कि जब जितने पैसे हों उसे कैश में ना रखें, उस वक्त किसी भी ऐसी लोकेलिटी में, किसी ऐसी स्कीम में जो करीब तर हो लेकिन अच्छी, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। से आपका बजट 10 लाख का है, आपके पास 2 लाख है, आप 2 लाख की वो प्रॉपर्टी परचेज कर लें, बाकी आप पैसे जमा करते चले जाएं। होता ये है कि मीनवाइल प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, आपकी वो इंक्रीज प्लस आपकी वो डिपॉजिट्स दोनों जब मिलते हैं तो इस तरह मैं मतलब पिछले 12-14 साल की प्लानिंग से मैं देखता हूँ तो बहुत से लोगों को मैंने इस तरह के प्लानिंग दे के घर बनवा दिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कैश रखेंगे वो डिवेल्यूशन होती है उसकी, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सही। ना डॉलर रखे ना इवन गोल्ड लोगों ने रखा था तो गोल्ड ड्रॉप हुआ, एक्सेप्ट प्रॉपर्टी तो वो राइज करती है। इसलिए अगर आपका है मैं बनाऊं तो सेविंग स्टार्ट करें और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते चले जाएं। जमीन कभी भी बेवफाई नहीं करती, वो पे करती है। वाईफाई में ना आपको जमीन चूज करनी चाहिए क्योंकि वो जो है आपको वफा देगी। अच्छा जी,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मुझे लगता है जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट मौका होता है जब आप सब्जेक्ट्स चूज कर रहे होते हैं ना फाइनली। of course. तो फखम पूछते हैं 21 सितंबर 2001 जो है इनका डेट ऑफ बर्थ है, और ये कह रहे हैं आगे करियर के लिए सजेशन दे दें, तो अब इन्होंने उस तरह के जो है सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे फिर। अच्छा, इनका जो 21 सितंबर वर्गो और लिब्रा गस्प है। अच्छा, इस साइन में जब हम चलते हैं तो अमूमन ये वो साइन होता है जिसे हम कहते हैं कि सर्विसेज से रिलेटेड इनको होना चाहिए। अच्छा। जुपिटर लॉ, साइकोलॉजी, ये इनका मेन सब्जेक्ट लॉ, साइकोलॉजी और मेडिकल प्रोफेशन। अच्छा। ये इनके सब्जेक्ट हैं। मेहनती लोग होते हैं, मेहनती मतलब। लोग होते हैं, हार्ड वर्किंग है और वो इसे सक्सेसफुली कर भी लेंगे। अच्छा, वो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि नंबर 3 इनको सपोर्ट कर रहे थे, हीलर, ये इनके साथ भी है, तो किसी ना किसी तरह ज़हनी जिस्मानी किसी ना किसी तरह वो हेल्पिंग उनका एक सब्जेक्ट होगा, तो हीलर लोग हैं। साइंसेस बच्चों, साइंसेस चूज करनी पड़ेंगी आगे के लिए। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, आपकी सुंदर कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बताइए कि आप वफा या वाईफाई क्या चूज करेंगी? वफा। बगैर सोचे है ना, किसी को वाईफाई नहीं चाहिए। देखिए, बात ये कि जब वफा वाला मिल जाएगा तो वाईफाई का बंदोबस्त कर देगा। बंदोबस्त कर देगा, क्या बात। ऐसा ही है। हमसे कोई सवाल है आपका? जी जी सर, नहीं से मेरा जी, सवाल जी। ये है कि मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। हाँ हाँ, आप तारीख आपको बताइए। होगी और जी 1 जनवरी जी, 1990। ठीक हो गया, गुड। ठीक है, शादी के बारे में क्या पूछना चाह रही हैं? कब होगी या कैसी रहेगी? जी जी, कब होगी, कैसी रहेगी, कैसे होंगे, ये सब। अच्छा, कैसे नहीं आप होंगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था, आखिरी वाला। असल में कैसे होना पे भी हम कभी डिबेट करेंगे कि कोई कैसे होते हैं, इससे पहले ये होता है कि हम कैसे होंगे, हम कैसे होंगे? क्योंकि हम पे इख्तियार है हमारा, हाँ। हमारा दूसरों पे नहीं होता। बिल्कुल ये सही। बड़ी अहम चीज़ है जो समझने की कोशिश होती है। और हमारी शादियों में नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, खुद नहीं बदलते। और सबसे पहले जितना आपका अपने ऊपर इख्तियार है उसे बदलें, फिर दूसरे को बदलने के लिए मिसाल सामने होगी तो वो फिर साथ भी चलेगा। बहरहाल ये तो एक डिस्कशन थी और ये टिप था मैरिज काउंसलिंग के रेफरेंस से। लेकिन जैसे अभी हमने कैप्रिकॉर्नियन के लिए बात की तो ऑफ कोर्स यस, गुड टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है और इसी साल नवंबर 22 के बाद पॉजिटिव प्रपोजल्स का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले जो था वो फॉल्स था, कुछ आया भी और उसके बाद रिपीट नहीं हुआ, मायूसी होती, ऐसा नहीं है, वो अब स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह नवंबर 22 के बाद। ठीक है जी। अच्छा, एक और करियर रिलेटेड क्वेश्चन है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 2001। जी, तो आगे जो है क्या सब्जेक्ट्स चूज करें? 23 अप्रैल 2001 टॉरसेरियन। अच्छा, ये 23 5 नंबर है, तो इसमें अगर मैं जाता हूँ तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड उनके सब्जेक्ट रहने चाहिए। उसी में भी इंजीनियरिंग, आईटी, ये सॉफ्टवेयर, ये, और अगर ये बिजनेस में जाना चाहते हैं तो उसमें मार्केटिंग है। अच्छा। यानी मैथ्स जो है इनका फाइनेंस में अगर जाते हैं तो वो थोड़ा सा वीक होता है। अच्छा। तो मार्केटिंग से रिलेटेड इनका ज्यादा मैथ्स अच्छा इनका वीक होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, टॉरसेरियंस का नहीं। मेरे अपने बहन भाई भी हैं। अच्छा। हाँ, मुझे पता है। भाई का बहुत तेज है लेकिन क्योंकि वो मई में आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन बहन ये का हम इतने, भी। और मैं तो ना ही बात करूं अपने मैथ्स की। आई थिंक इट रन्स इन द फैमिली। अच्छा, आखिरी जी हमारा जो सवाल उन्होंने पूछा, शहजाद हैं, 8 अक्टूबर 1985, अपनी शादी के बारे में पूछना चाह रहे हैं और करियर के बारे में भी पूछना चाह रहे हैं। 1985। गुड। बहरहाल शादी का अब आपका वक्त बन चुका है, अब हो जाएगी, दोबारा बन चुका है वक्त, दोबारा बन चुका है। ठीक है, एक दफा होके गुजर गया है। हाँ गुजर गया, बन चुका है, वो उन्हें अंदाजा हो गया होगा, इसलिए मैं बताऊँ दोबारा बन चुका है। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि एक कल से चूंकि प्लानिटरी पोजीशन चेंज हुई है, उसे हम कहते हैं कि सर्टेन पोर्टेंट डिग्री गेन करे 5, तो वो तकरीबन अक्टूबर आता है। तो इस अक्टूबर को आप देखने में गुजारें, तलाश करने में गुजारें, और उसके बाद नेक्स्ट नवंबर के करीब जाके कोई डिसीजन लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्रपोजल पीरियड और डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है और 2017 सितंबर तक वक्त है, जल्दबाजी भी नहीं करनी। नहीं करनी, ठीक है जी, जबरदस्त। क्योंकि लिब्रा कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। अच्छा, इमोशनल लिब्रास जानते हैं आप? इमोशनल लिब्रास मेरी बेटी। अच्छा, इमोशनल इमोशनल क्या बात है भाई। मैं जिन लिब्रास को जानती हूँ ना, वो बड़े असल में ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, Soft hearted होते हैं, बड़े- लविंग, सेंसिटिव, हाँ। इंप्रेस होने वाले, बहुत रिएक्टिव जल्दी- होते हैं। बड़े रिएक्टिव होते हैं, पर कभी भी बहुत सोच के इसलिए मैंने डिसीजन कहा नहीं emotional लेते। मतलब reaction। यू नो सच बैड डिसीजंस। अगर मैं किसी की एग्जांपल दूं ना लिब्रास की, कि बैड डिसीजंस कौन सा स्टार सबसे ज्यादा लेता है? लिब्रा।
इमोशनल है ना, लॉजिक इमोशनल नहीं है ना, होती, रिएक्टिव होते हैं विदाउट लॉजिक लॉजिक। नहीं होती, सोचना हवा में नहीं। हवाई डिसीजन होते हैं ना उनके, और सुबह गाड़ी पछता भी रहे होते बिल्कुल सही है। हैं ना कि ये किस किस्म मैं के अमूमन इनके बारे में ये कहता हूँ कि इस तरह के अगर ये पिंडी से चलेंगे किसी के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो आप उस उतरने तक बेस्ट फ्रेंड बन चुके हो, सही कह रहे हैं। और फिर अगले 15 दिन में पता चलेगा मेरा बड़ा गलत डिसीजन, उसने मुझे चीट किया। आई थिंक इनका हार्ट बहुत होता है। अच्छा, और बहुत वो क्या कहते हैं, पुश ओवर्स होते हैं, उन्हें कोई कुछ भी कहेगा ना तो वो सुन लेंगे, हर किसी की तरह से डिप्रेस नहीं हो नहीं, और बहुत जाएंगे। इन्फ्लुएंस्ड होते हैं Influenced होते आसपास के लोगों से ना, वही बेस्ट फ्रेंड वाली बात ना, बेस्ट फ्रेंड वाली फौरन फिर उसका इन्फ्लुएंस भी लेते हैं। इन्फ्लुएंस भी लेते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सादिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी सादिया, हमारे अपने शहर से मुझे कैसी नईम हैं? साहब से बात करनी है कि मुझे अपनी मुझसे मैरिज बात लाइफ करनी के है। बारे में बात करनी है। जी जी जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1980 ठीक है और हस्बैंड की है 13 फरवरी जी 1972 ठीक है और मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। अच्छा, ऐसा है कि बच्चों और आप जी मैं आपको बता देता हूँ, चूंकि आपकी है एरीज, उनकी है पाइसिस। हम काफ़ी दिनों से ये जिक्र करते आ रहे थे कि पाइसिस, जेमिनी, सेजिटेरियस, ये काफ़ी फैमिली लाइफ ट्रबल परेशानियों में है। आज भी इस मौजू पे हमने बात की थी। तो ये जो थोड़ी सी बात होती है ना, जहाँ छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बात बन जाती है, बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, हम बात बेबाद लड़ने झगड़ने लगते हैं, वो वक्त अब थोड़ा सा बेहतर होने लगा है। अब माजी को भुला के, छोटी छोटी तलखियों को भुला के इंटरेक्ट करें। मेरा मशवरा आपके साथ होगा, बैठें, बात करें, पेशेंस के साथ दोनों बात करें और ये तय करें कि मैंने 15 मिनट बोलना है और दूसरे ने भी बोलना है, और उसके दरमियान उन दोनों को सुनना है। ये जो कम्युनिकेशन आपस में ये गैप बन चुका था पिछले साल 1.5 साल का, उसकी वजह से हाइप क्रिएट हुई है और आपको महसूस ये होने लगता है कि हम साथ नहीं रह सकते। लेकिन ये वक्त रिवाइवल का आ गया है, सुनने का है। सुनेंगे चीज़ें इंप्रूव होंगी क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल टाइम बेहतर आ गया। इसमें कोई कंपैटिबिलिटी इशू तो नहीं है, मतलब स्टार्स का? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं, देखिए कंपैटिबिलिटी भी एक फैक्टर होता है, लेकिन मैरिज भी बाय चॉइस नहीं होता। कभी कभी आपकी जैसे अरेंज मैरिज है, लव मैरिज आपकी चॉइस होती है, लेकिन उसमें भी ब्रेक होते हैं, बल्कि ज्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ तवक्कुआत ज्यादा होती है ना। अगर मुझे आप पूछा जाए तो अरेंज मैरिज जो की जाती है उसकी रेशो सक्सेस की ज्यादा है एज कम्पेयर टू लव मैरिज के। ये बट होता क्या है कि मैंने जैसे पहले कहा था कि शादी दो लोगों की एक बहुत लंबी यूनियन है, उसमें हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होता है। आप हम सब जितने लोग बैठे हैं घर में, अगर 6 अफराद हैं, बहन भाई, एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते, रूम शेयर नहीं कर सकते, भाई बहन लड़ते हैं कि मैं पीछे बैठ के गाड़ी में नहीं जाऊंगी इसके साथ, ये मुझे यूं तंग करता है। ये छोटे, हम एक नए आदमी को कैसे समझ लेते हैं कि वो टोटल हमारे मुताबिक हो, जब एक दूसरे को एडजस्टमेंट का टाइम देना है, बर्दाश्त करना है। एक सेकंड चीज मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए भी बात बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं कि जिन लोगों ने 4-4, 5-5 शादियां भी तोड़ी और नहीं की। बड़ी तो बात हिम्मत है भाई। हिम्मत भी दोबारा हिम्मत है, होना। लेकिन अगर आप उनसे पूछे तो हिम्मत से ज्यादा उनकी बदनसीबी है, क्योंकि हार्ट ब्रेक है, हर एक के बाद फिर तकलीफ, हर एक के बाद फिर तकलीफ। और होता क्या है कि इंसान अनलेस के बहुत ही एस्ट्रोलॉजिकल बैड टाइम है और ज़िंदगी नहीं बनने जा रही, वो मैं खुद कभी रिकमेंड करता हूँ कि बेहतर रह के छोड़ दिया जाए। अभी एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, उनको मैंने लास्ट वीक कहा कि ओके फिनिश इट, अच्छा। क्योंकि ये नहीं चलेगा। पिछले 7-8 साल से मैं चल रहा था, मैंने कहा नहीं ये बच्चे स्टॉप कर दीजिएगा। रीज़न क्या थी, मैं इसे ड्रैग कर रहा था क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो अब बच्चे सारे 18+ आ गए, मैं क्या अब अपनी जिंदगी गुजारें, बहुत सफर कर लिया दोनों ने, एक ने नहीं, दोनों ने, दोनों ने कर लिया। तो होता यह कि कंपैटिबिलिटी का कि अपनी हम प्रायोरिटी फिक्स करें कभी, बिल्कुल, कि हमारी है क्या। जब हम अपनी प्रायोरिटीज कर लेते हैं, और प्रायोरिटी में सबसे अहम चीज क्या होती है, एक एज के बाद छोटे बच्चे 20-25 साल यंगस्टर बच्चे नहीं है, आपकी जिंदगी है। लेकिन 40s के लोग जब लड़ते झगड़ते हैं तो फिर उनका हक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, फिर बच्चों का हक है। आपने अपनी जिंदगी गुजार ली है, फिर दोनों को चाहिए कि उनके लिए सेक्रीफाइस करें, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं उनको इस दुनिया में लाने के, बिल्कुल, और आप कतई उनके साथ ज्यादती नहीं करेंगे। तो ये, और जब ऐसा होता है अल्लाह की तरफ से बरकत आती है, बच्चे बड़े होते हैं, वो कपल जो कभी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बिल्कुल, ये रियलिटी है।
बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल बड़ी आपने वाइज बात की, मैं इससे ना जरा निकल नहीं सकती हूँ इस कैफियत से। कभी कभी आप ऐसी बात करते थे ना, समझ आ जाती है, रियलिटी ऑफ लाइफ है। रियलिटीज ऑफ लाइफ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम टॉपिक बता दें सारों को, बिल्कुल मैंने खामोश जो है ना इस वक्त डॉक्टर शुमाइला को बिठाया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने मंगाई नहीं है कुछ बड़ी खौफनाक किस्म की पिक्चर्स, जो पहले हम आपको डराएंगे उनसे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसको क्योर किस तरह करना है। टॉपिक अगर आप बता दें हम क्या डिस्कस करने टॉपिक जा रहे हैं। सुंदर आज का बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल सब बच्चियां खासतौर पे ख़वातीन सफ़र कर रही हैं, उसको हिरसूटिज़म कहते हैं, यानी कि चेहरे पे और जिस्म पे फालतू बालों का होना, एक्सेसिव बालों का और फालतू बालों का, गैर ज़रूरी बालों का। कुछ तो ज़रूरी होते हैं ना, जैसे सर के बाल हैं, आईब्रोज हैं, आपके आईलैशेस, लेकिन गैर ज़रूरी बालों का होना और ज़्यादा होना, उसकी रीजंस और उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, इस पे हम बिल्कुल, ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, ये उन मर्द हजरात के लिए भी है जिनकी वजह से इतने सैलॉन्स अब खुल गए हैं, जो जाके स्पेशली इस वाली जगह की थ्रेडिंग करा है ना, जो एक्सेसिव बाल होते हैं। तो लेंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद आपको सोल्यूशन बताते हैं इन चीज़ों का। मॉर्निंग मैं थोड़ी सी शॉक में हूँ, बिकॉज़ दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल वॉइस। हमारे साथ हैं परीज़ असर, और अब मुझे समझ आई है कि ये क्यों जीती थी पाकिस्तान बेस्ट एमेच्योर वेस्टर्न वोकलिस्ट व्हेन शी वाज जस्ट 13 एट लम्स फेस्टिवल इन 2013। नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 2 और 3 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बीच में आपने एक एल्विस प्रेस्ली का गाना जो है वो सुना होगा, कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू, और वो डुएट किया था अपने अब्बू के साथ, and he sounds like Elvis Presley. Yeah, that's why we covered it. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं कैसी हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, and I think so किसी और लैंग्वेज पे इतना अच्छा कमांड होना, that's a little difficult. And hello, the song hello, उसको गाना वैसे ही बहुत मुश्किल है। So that was amazing. Thank you for being on our show. हम आपको यहाँ पर भी बहुत गवाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि अगर आप 13 साल में एक टाइटल जीत चुकी थी, तो आपने गाना कब से शुरू किया? मैंने गाना जब से मुझे याद है, जब से तब से शुरू किया। तब से, क्योंकि फैमिली में बिकॉज़ आपके अब्बू भी गाते हैं। मेरे अब्बू को शौक था गाने का, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम भी गाओ, लेकिन उनको देख के मेरा भी दिल चाहता था कि मैं गाऊं, तो गाड़ी में जब गाने लगते थे तो साथ साथ गाती थी। सो नो वन एक्चुअली न्यू कि मुझे एक्चुअली गाना आता है। मुझे खुद भी इतना नहीं पता था, तो स्कूल में रैंडम ऐसे ही मैंने कहा मैं भी कोई सोसाइटी ज्वाइन कर लेती हूँ, और ये फिर वहाँ से आई स्टार्ट डूइंग कॉम्पिटिशंस एंड आई स्टार्ट विनिंग देम। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि अच्छा मुझे लगता है मुझे गाना आता है। अगर मैं जीत रही हूँ इसका मतलब है आई माइट नो हाउ टू सिंग। अच्छा, तो इंग्लिश की तरफ ही ज्यादा है या उर्दू भी गाती हो? ज्यादा मेरा लाइक कमांड इंग्लिश पे है, क्योंकि मैं बचपन से सुनती ही आ रही हूँ, मेरी लिसनिंग ही उस तरफ है, तो इसलिए मैं गाती इंग्लिश। अब्बू के एल्विस प्रेस्ली फैन है? काफी बड़े है ना, बिकॉज आई कैन टेल कि वो बहुत अच्छे गाते हैं। क्या कहते हैं, सब कुछ सुन लें हम डॉक्टर शुमाइला? हाँ श्योर, है ना, जरूर जी, बिल्कुल प्लीज। आज हमारे इतने लोनली बैंड मेंबर हैं, ताली हो जानी चाहिए मेरे बैंड मेंबर के लिए, अकेले में बैठे हुए। This is to end in fire, then we should all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flame burn, oh, burn on the mountainside. अच्छा, अब आर यू रेडी? बिकॉज मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म के ख्वाब पूछने लगी हूँ, एंड अगर किसी और को भी ये ख्वाब आए हों तो आप भी जो है पूछ सकते हैं। पहले अच्छे वाले पूछ लेते हैं, ठीक है? अच्छा, राशिदा एबटाबाद से पूछती हैं कि मैं ख्वाब में मेहंदी लगवा रही होती हूँ और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही होती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, गुड साइन। मैंने सुना शादी देखना ख्वाब में बिल्कुल भी अच्छी बात देखिए, हम अक्सर इस चीज़ को भी साथ साथ ठीक करते हैं, मिथ्स बनी हुई है ना बहुत सी, और जैसे हमने सांपों की बात की और इस तरह की बहुत सी चीज़ों की बात की, कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों से मंसूब कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। खुशी खुशी ही होती है, और गम भी जैसे कहते हैं देखते हैं तो देखते हैं, ऐसा कोई नहीं होता। ख्वाब मेहंदी ये देखना बिल्कुल जिसे कहते हैं ख्वाहिश
का एहसास या इजहार है, गुड साइन, अच्छा है। अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को खूबसूरत देखना और ये किसी की नज़र में आना, ये उस चीज़ की ख्वाहिश और ये ख्वाहिश करने का हक भी है, होना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये ख्वाब इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि शायद आप अपना ख्याल नहीं रख रहे उस तरह जिस तरह आपको रखना चाहिए। तो आप अपने आप को पैम्पर करें, थोड़ा सा अपने आप का ख्याल रखें ताकि आप प्रोमिनेंट हों और प्रॉपर अटेंशन या जो आपकी फैंटेसीज हैं वो आपकी पूरी हो, वो आपकी जो है पूरी हो सके। ठीक है जी। अच्छा, ये दूसरा भी बड़ा प्यारा ख्वाब है। सलमा खानपुर से पूछते हैं, ख्वाब में हरे भरे खेत देखती हूँ। गुड साइन, ग्रोथ, एक्सपेंशन। इस चीज़ को जब हम देखते हैं, हरे भरे खेत देखना और उनको वो अपनी कंफर्टेबल फीलिंग होना, तो इसका मतलब ये है कि घर में आपके सराउंडिंग में अच्छी पॉजिटिविटी, ग्रोथ है, फाइनेंशियल, जिंदगी के मामलात में आसानियाँ, बेहतरियाँ, ये सारी चीज़ों के आसार हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, एक ये जो खौफनाक ख्वाब है मैं पूछ ही लेती हूँ फाइनली। आमना इस्लामाबाद से पूछ रहे हैं कि ख्वाब में कपड़ों में मकोड़े देखती हूँ जो मुझे खा रहे होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इस छोटा सा एक मशवरा मैं ये दे दूं कि अगर आप फ्रेंड्स में बैठे या फैमिली में ऐसे बैठे तो नेगेटिव डिस्कशन दूसरों के बारे में कम करना शुरू करें। गीबत, गॉसिप के बगैर कैसे जिंदगी चलेगी? नहीं, वो उसकी एक लेवल होता है ना। जब वो इतनी खौफनाक हो जाए किसी को तो वो बेसिकली आपको खाना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो ये आपका ज़मीर आपको जगा रहा है कि स्टॉप, बहुत हो गई, कि ना करें ऐसे। बिल्कुल। ये कितना स्केरी ख्वाब है, लेकिन चले कभी कभी जो है ना आपको लेसन्स भी अपने ख्वाब से ही मिलते हैं। इनडायरेक्टली मैसेज, इनडायरेक्टली आपको जो ना ये बता रहा है, जो किया था ना दिन में, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने कभी कभी सुना है कि जो इस तरह के ख्वाब नहीं तो जो आपको बड़ा शर्मिंदा कर देते हैं, कि ख्वाब में देखा कि मैं पेपर देने जा रही हूँ लेकिन दुपट्टा ओढ़ना भूल गई या कुछ, तो इसमें भी जो है कोई इस तरह की बात होती है जो आपको पता होता है कि ये जो है मुझे कहनी नहीं चाहिए थी या करनी नहीं चाहिए थी, तो आपका ज़मीर आपको जो है ना बार बार बता रहा होता है। और पेपर्स में जो खौफनाक ख्वाब आते हैं कि लिखते लिखते पेन की इंक खत्म हो गई, भूल गए, है ना, भूल गए पेपर के। अच्छा, मुझे एक ख्वाब आता था रिपीटेडली कि मैं पूरी शीट भरती हूँ और जब मैं टर्न करती हूँ तो गायब हो जाती है, तो मैं एक ही पेज जो है बार बार लिख रही हूँ पेपर में, मेरा टाइम खत्म हो गया। ये हमारे खौफ होते हैं, अननोन फियर्स जो है ना। आई हेट राइटिंग, लेकिन ऑब्वियसली स्पेशली जब आप लॉ के स्टूडेंट हो तो आपने सिर्फ शीटें भरनी होती है, इतना लिखना होता है आपको, और उसमें पेन की इंक खत्म होना जो है ना बहुत खौफनाक ख्वाब है ये वाकई। तो आई थिंक सो पेपर्स में ये सब कोई ख्वाब आते होंगे, टाइम पे पहुंचे नहीं, है ना, एंजाइटीज होती है, वो किसी रंग में आती है, तो ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो भी। नहीं, ऐसा नहीं होता, अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा हो, कभी भी ऐसा। मुझे अभी भी कोई हमारा, मैं यहाँ पे भी आपको बताऊँ, कभी कोई मुश्किल शो होता है ना, कोई इस तरह के गेस्ट आ रहे हो जिसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना, तो मुझे वो भी ख्वाब आते हैं कि मैंने जो है कोई बहुत ही मुहज़्ज़ब से गेस्ट है, मैंने उन्हें कह दिया चलें अब आप गाना गा के सुनाएं, और मैं एकदम से उठ जाती हूँ, ये मैंने क्या किया अपने शो पे, लाइव है। अच्छा, अब एक चीज और भी बताऊं, अगर आपकी ये कैफियत बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो आप कभी ऐसा कर भी देते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, इसलिए उसको बड़ा रिलैक्स और लाइट लेना चाहिए, खैर है, सीरियस नहीं लेना चाहिए, कुछ नहीं। अच्छा डॉक्टर शुमाइल, अब हम बात करते हैं जी, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी कॉज की बात करते हैं। सबसे कॉमन कॉज मुझे पता है, अच्छा, शेवर मुर्गी। इट्स नॉट ओनली अबाउट शेवर मुर्गियाँ, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो हेरिडिटी, अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में ही आपका ट्रेंड है हेरी होने का, तो इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है, तो वो होगा डेफिनेटली, वी कैन नॉट चेंज आवर जेनेटिक्स, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, बाज़ दफ़ा कुछ मेडिसिन ऐसे उनके रिएक्शंस होते हैं, या तो आपने चाइल्डहुड में ली हुई होती है या किसी बीमारी की वजह से, या कुछ लोगों को कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है कि बाल आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग खुद से जानबूझ के कुछ ऐसी क्रीम्स लगाना पसंद करते हैं जो कि जिनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता है कि बहुत जल्दी आप गोरे हो जाएंगे, तो अच्छा, उससे बाल, उसमें ऑब्वियसली उसमें स्टीरॉइड्स और मरकरी और इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि जिनके साइड इफेक्ट में फेस पे बाल आते हैं। तीसरी चीज़ अगेन जो पैथोजेनिक है, जिसमें पैथोलॉजी रिलेटेड है, वो यही है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, जो कि एडोलसेंस पे जो हमारे हार्मोन्स आ रहे होते हैं जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो उसमें डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसमें आपके बहुत सारे हार्मोन्स हम चेक कराते हैं, जिसमें थायराइड से लेके आपके इंसुलिन, सीरम इंसुलिन लेवल्स और टेस्टोस्टेरोन, ख़ास तौर पे जो मेल हार्मोन है, चाहे वो फीमेल्स में हो, और जिस तरह आपने मेल्स के लिए बात की, खैर मेल्स में तो ये हार्मोन होता है, लेकिन बहुत एक्सेसिव अमाउंट में जल्दी एज में आ जाना भी उसमें बाल जल्दी आते हैं। अच्छा। तो फीमेल्स में उसका होना इट्स अ साइन, और डिस्टर्बेंस ऑफ साइकिल, वो सब इंडिकेट, एक पैकेज आता है हमारे पास, और थोड़ा सा बल्की बॉडी फीमेल्स की, ऑयली स्किन के साथ, वो एक इंडिकेशन होती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए। अच्छा, जिसमें हम ये सारे टेस्ट कराते हैं। वो 80% कॉज ऑफ हिरसूटिज्म जो है उसमें ये लाई करता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज बच्चियों को
हो रही है, उसमें वन ऑफ द रीजंस इज कि चूंकि हम प्रोसेस्ड हमारा लाइफस्टाइल, Yes. one of the cause, not only the शेवा मुर्गियाँ, all the junk we are having, all junk food, processed food, जिसमें फिर ये भी बहुत ज़्यादा consumption of poultry, even अब तो डेयरी भी सारी केमिकली ट्रीटेड होती है। इसके अलावा हमारे कैटल्स को भी ऑक्सीटोसिन और उसके इंजेक्शन दिए जाते हैं कि वो ब्रीड जल्दी जल्दी करें या उनका मिल्क इंक्रीज मैंने करें। भी रिसेंटली सुना, हालांकि मेरे जो है फेवरेट फूड है ये विंग्स जो होते हैं चिकन के, और कहते हैं वो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए बिकॉज विंग्स में ही इंजेक्शन लगाया जाता है। बट ओवरऑल द वर्ल्ड इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि उस चूँकि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हमें अपनी फूड जो है उसकी जो नीड है उसको मीट करना है, तो उसमें ये सारा कुछ सारी दुनिया में करते हैं, लेकिन कुछ एक रूल्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ ऑब्वियसली हम लोग जो लास्ट रूल्स हैं हम तो फॉलो ही नहीं कर रहे होते उनको। उसमें ये होता है कि कुछ सर्टेन टाइम पीरियड होता है कि व्हेन द चिकन टुक द लास्ट इंजेक्शन, जब उसने आखिरी इंजेक्शन लिया है उसके इतने टाइम के बाद उसको स्लॉटर आप कर सकते हैं कि उसकी बॉडी से वेयर ऑफ हो जाए चीज़, इसलिए कि हर चीज़ एक्सक्रीट हो जाती है मोस्टली बॉडी से, एब्जॉर्प्शन बहुत डिलेड होती है, तो उसमें वो हम लोग ये नहीं देखते। अच्छा, और हम रात को लगा सुबह स्लॉटर कर दिया उसको और उसके बाद उसको ले लिया, हमने खा लिया। लेकिन भारत इट्स लाइफस्टाइल, रातों को जागना, मतलब अपने साथ अनहेल्दी एक मतलब एक जो जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें एक लाइफ पैटर्न बताया है उस पे नहीं करना चीज़ें, तो ये सारा एक लाइफस्टाइल चेंज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हैविंग लॉट ऑफ फूड, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी एंड हैविंग जंक फूड, तो ये सारा कुछ जो है जो कैलोरी कंजम्पशन मेरे बारे में बात हो रही है ना सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी, ये सारी फैक्टर्स जो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस जरूर करते हैं, जिसमें अल्टीमेटली जो है आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, द एरियाज व्हिच आर नॉट नीडेड फॉर द हेयर ग्रोथ, उसमें आपके आते हैं। बात पूछूंगी कि ये जिस तरह आपने बताया कि क्रीम्स लगाने से भी जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि नया फॉलिकल फॉर्म हो जाता है वहाँ पे और फॉलिकल ट्रिगर हो जाते हैं, ट्रिगर होता है। इस पे हम बात, सॉरी टाइम छोटे से ब्रेक का, ये आपके अगर चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा था और थोड़ी सी आप सांवली थी और उसके बाद आप गोरे होके ढेर भालू बन जाए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, और उसके ऊपर क्या ये फॉलिकल नया प्रोड्यूस हो जाता है, इसकी बात हो रही है, क्या हो रही है, इस पे हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक में। इससे पहले नईम साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं, मुझे पता है आपको मैंने जो है ना थोड़ा ज्यादा रोक लिया है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। मैंने आपको बताया था कि पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा के डराऊंगी, डर लग रहा है अभी, है ना, ऐसे पहले मैं आपको डराऊंगी, उसके बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी। तो डॉक्टर शुमाइला, पहले तो मुझे बताएं कि ये इनका चिन एरिया है और नेक और चिन इसमें इन्वॉल्व है, और डेफिनेटली बहुत सारे मोटे बाल जिनको हम टर्मिनल हेयर कहते हैं। अच्छा। टर्मिनल हेयर से मुराद वो वाला बाल होता है जो जिस मर्दाना शबाहत के साथ, यानी कि बहुत मोटा बाल होता है। अच्छा। अब ये जो इस पे ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि इन्होंने इसको वैक्स या एपिलेशन जिसको कहते हैं, यानी कि कोई भी पुलिंग मेथड ये यूज करती रही हैं, जिसमें थ्रेडिंग भी हो सकती है, ट्वीजर से एपिलेशन भी हो सकती है, किसी एपिलेटर से, या फिर वैक्सिंग हो सकती है। तो अल्टीमेटली पेशेंट इस तरह, शुरू में आपने जैसे हमने बताया कि एडोलसेंस पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, तो लोग टिपिकली करते क्या हैं नॉर्मली कि इनको निकालना शुरू करते हैं। पहले निकालना शुरू करते हैं, 2-3 होते हैं, 4 होते हैं, या बाज़ दफ़ा मैंने आपसे जैसे भी बात की कि ट्रिगर इफेक्ट के साथ भी बाल आ जाता है, यानी कि जो हल्का रुआं है वो निकलता चला गया उस मोटे बाल के साथ, और फिर उसके इम्पैक्ट के साथ वो उसकी रूट जो है वो डार्कर होती चली गई। इसलिए कि आप दिस इज अ विशियस साइकिल, जिसमें आप जब निकालते हैं तो रूट उतनी ज्यादा डार्कर और अच्छा, ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ ब्लीच के बारे में मैंने सुना है कि उससे बाल जो लंबा हो जाता नहीं, है। ब्लीच में देखिए सेंसिबली अगर हम बात करें तो ब्लीच में सिर्फ अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इफ इट कंटेन्स द 2 थिंग्स, तो इनमें से कोई भी दोनों चीजें ऐसी नहीं है जो बालों को ग्रो करेंगे, नए फॉलिकल को ट्रिगर करेंगे। जस्ट कैमोफ्लैज के लिए हम उसको यूज करते हैं, वो कैमोफ्लैज करती हैं। होता ये है कि जो लोग ब्लीच करना शुरू करते हैं डेफिनेटली उनको कोई ना कोई इशू, अगर वो बालों के लिए कर रहे हैं तो इस तरह का उनका हो चुका होता है स्टार्ट, जिसके बाद वो एज के साथ साथ इंक्रीज करता है, तो उनको ऐसा लगता है कि और दूसरी बात है ब्लीच भी बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा कर लिया जाता है कि उसका टोन जो है बालों का वो भी हम स्किन के साथ मैच नहीं करता, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इसमें इनग्रोन हेयर्स भी हैं
और इसमें जो है एपिलेट कर करके जग एरिया जो है हाइपर पिगमेंटेड भी हो गया हुआ है, यानी कि उनके मुस्तकिल एक निशान और एक दाढ़ी नुमासी यहाँ पे सूरत हाल हो गई हुई है। इसका सबसे बेहतरीन ऑप्शन, जैसे हमने तीनों चीज़ों से कहा कि तीनों चीज़ों से अल्टीमेटली ये वाली सूरत हाल होती है, तो इतने मोटे बालों का बेहतरीन ऑप्शन लेजर इज द आंसर। लेजर हेयर रिडक्शन। और इतने बालों ये पे ठीक हो जाएगा जो पिगमेंटेशन हो गया, इनग्रोन ऑब्वियसली जब ये स्किन जो है बार बार टच नहीं होगी, बार बार इस पे फ्रिक्शन नहीं आएगी, इसको हम इन्फेक्टेड नहीं करेंगे, तो ये बेसिकली पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, यानी कि किसी भी छेड़ने के बाद या किसी भी फ्रिक्शन के बाद वहाँ पे पिगमेंट आ गया है, मेलानिन आ गया है, जो कि कलर डार्क करता जा रहा है, यानी कि पोस्ट इन्फेक्शन ये सूरत हाल है, और या इनग्रोन हेयर्स हैं। तो जब इसको हम इस तरह से छेड़ना बंद कर देंगे, और लेज़र तो आपको पता है अपने टारगेट पे जाके काम करेगा, यानी कि हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करेगा, और उसके बाद उसने इर्द गिर्द की स्किन को कुछ भी नहीं कहना। इट्स सेफेस्ट एंड द सेफर। ठीक है, तो उसमें ये है कि स्किन का कलर भी रिवाइव हो जाएगा, और उसकी जो सॉफ्टनेस है और उसमें जो एक टच आ गया है, थिकनेस आ गई है जो मर्दाना तरह की, उसको फ्रिक्शन दे दे के वो भी सारी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है। और ये इनग्रोन्स की वजह से अक्सर वो दाने भी बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, ये ऑब्वियसली वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसको फॉलिकुलाइटिस कहते हैं, यानी कि उसमें इन्फेक्शन आ जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम से लोग गुजरते हैं। और खासतौर पे ये जो मोटाई वाला बाल है, ये जो इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द वेरी गुड कैंडिडेट फॉर लेजर हेयर रिडक्शन। अच्छा, और इस ये कौन सी वाली लेजर भी तो कई किस्म की है लेजर ना? जो है हमारी, देखिए ये तो आपने ककेशियन क्यू स्विच हो दिखाई सकता हुई है, नहीं इस पे क्यू स्विच नहीं हो सकता, बिकॉज ये टर्मिनल बाल हैं। इस पे या तो यैग लेजर होगा, एनडी यैग लॉन्ग पल्स होगा, या इस पे हम अगर ये फेयर स्किन के साथ हैं हम एलेक्जेंड्राइट कर सकते हैं, या फिर हम इस पे कार्बन लेजर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, डायोड लेजर उसको कहते हैं हम वो और कर उससे सकते हैं। हमेशा के लिए बाल हमेशा के लिए बाल कम से कम इस वाले जो थिकनेस है उस पे हम वी कैन गेट 80 to 89% हेयर रिडक्शन। अमेजिंग। उसके बाद ये हालत एटलीस्ट नहीं होगी। उसके बाद जो भी बाल अगर बच जाता है 20% या 15% बाल अगर बच जाता है, दैट वुड बी सो फाइन कि वो फिर आप कैमोफ्लेज भी आसानी से कर सकते हैं, और उसके लिए फिर हम फाइन हेयर मैनेजमेंट के लेजर्स पे उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये अभी हम जो बात कर रहे थे कि ब्लीच करके भी हम उसको जो है बहुत ज़्यादा, वैसे तो ये ककेशियन स्किन ही है, हो सकता है इनका अपना ओरिजिनल कलर ही बालों का ब्लॉन्ड हो, ऐसा हो, लेकिन हमारे यहाँ ब्लीच करके भी ऐसी सूरत हाल हम पैदा कर देते हैं जो कि फिर आपको जो मोटे बाल जो होते हैं वो इस किस्म के बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होते। और ये भी हिरसूट का ही केस है, यानी कि एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है अपर लिप्स पे भी और साइड बर्न्स पे भी और चिन और नेक एरिया पे भी। ये खातून की बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं कि अब इतने एरिया पे अगर हम एपिलेशन अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली जो हमने बात की कि इन्फेक्शन इसके बाद फिर वो स्टेज होगी, इन्फेक्शन भी आएगा, और जाहिर है ये बाल जो है मोटा भी होता चला जाएगा। अच्छा, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि फेस पे वैक्स या थ्रेड कराने से किसी के बाल पतले हो गए, जो कि एक मिथ हम सुनते हैं, पतले हो गए या खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता, बिकॉज जितनी बार हम उसको खींचेंगे उसकी रूट उतनी बार जो है वो ट्रिगर होगी, और उतनी बार उसमें पिगमेंट आएगा, उसका कलर उतना डार्क होगा, तो ऑब्वियसली डार्कर हेयर वुड बी मोर प्रोमिनेंट देन द लाइटर हेयर। इसका क्या हो सकता है? अक्सर लोग जब आते हैं तो हमसे कहते हैं कि जब हमने शुरू किए थे ये सारे काम तो इतने तो बाल नहीं थे जितने अब हो गए। तो उसमें हार्मोन्स तो साथ साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो आप छेड़ा छाड़ी इसके साथ कर चुके हुए होते हैं तो उसकी वजह से भी उसका इंक्रीज, उसका कलर, उसका टेक्सचर, और ऑब्वियसली फिर स्किन का भी साथ साथ इसके साथ क्या करना है? इसके साथ भी सुंदर यही है कि मैं हमारी तरफ से तो यही एडवाइस होता है कि इस पे जो है इसके हिसाब से बालों की थिकनेस के हिसाब से लेजर यूज किया जाए। लेजर भी यूज कर सकते हैं, इंटेंस पल्स लाइट्स भी हम यूज कर सकते हैं, जिनको IPL कहते हैं। तो वो हम अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप देखते हुए हम लेजर सजेस्ट करते हैं। और हमारे यहाँ चूंकि एशियन स्किन है, हम येलो स्किन वाले लोग हैं, तो हमें ज्यादातर यैग्स हैं या डायोड लेजर्स हैं या एलेक्जेंड्राइट्स हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शो देख रही हूँ और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज मिल रही है। मैं इसलिए कहूँगी कि मेरी सिस्टर को बिल्कुल इसी तरह के ना निकल आए हैं, तो वो इतनी परेशान रहती हैं। तो अब पता चल गया कि वो कभी वैक्स करा रही होती हैं, कभी कुछ करा रही, लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद निकल आते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो इतनी परेशान रहती हैं। तो अब मैंने उनको यही मशवरा देना है कि इन्होंने लेजर बताई है ना, लेजर बिल्कुल तो वही करवाएं ना, क्योंकि वो
थोड़े दिन बाद दोबारा से नजर आने लगता हाँ, है। और वो मोटे वैक्स का मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि जितने खर्चा जो है खवातीन वैक्स के ऊपर करती हैं थ्रू अ लाइफ टाइम, अगर उसको इकट्ठा कर लिया जाए तो उसका कोई 1/10 पार्ट बनता है जो आपने लेजर ट्रीटमेंट करानी है, वरना ये और स्किन कितनी तबाह करते हैं साथ साथ। जी हाँ, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी हाँ 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 बिल्कुल, वफा या वाईफाई? जी मैं ये कहती हूँ कि वैसे तो आजकल वाईफाई का जमाना है। क्या बात है, क्योंकि ये की ना वाईफाई के सच्ची बगैर- बात इन्होंने, है ना? अगर थोड़ी देर के लिए भी नेट ऑफ कर दिया जाए, वाईफाई गायब हो जाए तो बच्चे ही शोर मचा देते हैं। लेकिन वफा का जमाना भी खत्म नहीं हुआ है। हाँ। मैं इसको इस तरह से कहूंगी कि कुछ वक्त की रवानी ने हमें यूं बदल दिया मोहसिन, वफा पर अब भी कायम है मगर मोहब्बत छोड़ दी हमने। वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन पता है आजकल का सबसे बड़ा मसला क्या है कि वाईफाई वफादारी नहीं करता हमारे साथ, है ना? कभी आता है, कभी जाता है, कभी और लोग लॉग इन कर जाते हैं, उसके अंदर स्लो हो जाता है। तो आई थिंक सो वाईफाई की वफादारी भी बड़ी जरूरी है। मैं अपने ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगी, जरा माइक है आपके पास, आप बताएं जी, वफा या वाईफाई? वफा तो मिल गई है, शादी हो गई, अब वाईफाई जरा स्पीड तेज हो जाए तो मजा आ जाए, है ना? दोनों चीजें। वफा मिल गई है। अच्छा, अगर ना मिली होती तो फिर अभी भी तलाश वफा की होती कि वाईफाई की होती? नहीं, ना मिली होती तो पहले वफा की, तो फिर वफा वाले ने वाईफाई लगवा ही देना था। क्या बात है, फिर बड़ा एतबार है आपको। कोई और बताना चाहेगा मुझे? आप बताइए। ये आज जो सामने, इनको पकड़ाइए। जी जी जी, पहले आप बता दें, और जिसके पास माइक आ जाए बोल दिया करो जी। वफा है तो सब कुछ है, वफा नहीं तो कुछ नहीं। तो कुछ नहीं, क्या बात है। ये वफा पे दुनिया कायम है। अच्छा जी, वफा पे दुनिया कायम है, वफा ही है तो सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। क्या बात है भाई, मुझे तो लगा था वाईफाई पे दुनिया कायम नहीं है। नहीं, वाईफाई लेकिन पे से आप भी बता ये दीजिए। आने वाली दुनिया कायम है, पहली दुनिया कायम नहीं है। अच्छा, आने वाली के लिए जरूरी है वाईफाई। हाँ जी, लेकिन पहली जो है वो वफा पे कायम है और वफा हमेशा रहेगी, कभी हमेशा खत्म नहीं रहेगी। होएगी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही जी। आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो तो आजकल वाईफाई के पीछे ही ज़्यादा भाग रही है, लेकिन वफा ज़्यादा ज़रूरी है। वफा ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, वाईफाई में से वफा निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये एक और सच्ची बात है, शो पे सच्ची वाईफाई ने वफा की तो वफा मिल जाएगी। हम अपने गेस्ट से भी पूछते हैं ना, आप बताइए मुझे, वाईफाई या वफा? वाईफाई। देखा, सीधी बात है भाई, हम लोग बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं, कोई हम लोगों ने इधर उधर की बातें करनी ही नहीं है। अच्छा, ये जो है, हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ताकि हम अपना वापस स्टेज पे चले जाएं और फिर आपसे बात करें। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलेंगे। Amazing, so beautiful. मॉडलिंग की तरफ भी जाने का है? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। नहीं, तो ये पिक्चर्स, they're so beautiful. You should. सोचा वैसे आगे क्या करना है? मैंने मेन मेरा जो फोकस है वो स्टडीज है इस वक्त। अच्छा, मतलब स्टडीज What are नहीं you छोड़ doing? सकती। अब मैं A11s कर रही हूँ। अच्छा, so a long way to go. या LGS। तो आगे क्या करना है? मतलब do you want to be a professional singer? Do you want to be something else? या पहले मेरा प्लान बिल्कुल नहीं था कुछ ऐसा म्यूजिक को परस्यू करना, लेकिन फिर मेरा इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप हो गया। ऊपर से ऐसे अब प्लेटफॉर्म्स आ गए पाकिस्तान में जो आप अपना शोकेस कर सकते हो टैलेंट, और वैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे पहले होते थे जिनमें आपको परमिशन भी नहीं मिलती थी जाने की। अब ऐसा अंडरग्राउंड सीन हो गया है यंग जनरेशन का, तो उसमें आई थिंक आपको इजीली परमिशन मिल जाती है आने की, और काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। You're from Islamabad? Because we have LGS here too. अच्छा, you're from Lahore. अगर आप इस्लामाबाद में होते तो that would have been fun, because इस्लामाबाद में I think so सिर्फ एक म्यूजिक का ही सीन है that is really good. You know, and underground music. बहुत जो है वहाँ का है. So, what do you think? Would you like to sing with me? Would you let me sing with you? Please do. हम कर सकते हैं ये. होना चाहिए एक duet. तो हम क्या गा रहे हैं? टाइटेनियम।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं सोच रही थी कि मैं कितना गाना खराब करूंगी आपका। नहीं, कभी मेरा इतना But- पावरफुल डुएट किसी के साथ नहीं हुआ, बहुत मजा आया। अच्छा, मजा है? ठीक है। जिस गाने में भी मुझे चीखने की इजाजत हो वो हम अच्छा गा लेते मुझे भी हैं, बहुत शौक है ना? ऐसे ही है। और जहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ सुरीला गाना पड़े वहाँ मुश्किल हो जाती है बहुत। मेरे लिए तो हो जाती है, आई एम प्रीटी श्योर कि आपके लिए नहीं होती होगी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा फिर बताएं, करियर वाइज कुछ सोचा है? मैंने यही सोचा है कि अब मैं अपना A-levels कंप्लीट करूंगी, यूनिवर्सिटी के लिए बाहर जाऊंगी इंशाल्लाह, या यहाँ पे भी करूंगी, लेकिन अब नहीं, बाहर ना जाए, क्योंकि अगर आप इस आवाज के साथ और इतने अच्छे वेस्टर्न वोकल्स के साथ बाहर चलेंगी तो फिर आप वापस नहीं आएंगी। ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ का भी मोस्टली 50-50 है अभी। अच्छा। लेकिन यहाँ पे भी रह के वहाँ पे भी रह के म्यूजिक नहीं छोड़ना। पाकिस्तान को अगर बाहर भी जाऊंगी तो मैं पाकिस्तान को represent करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। And such a beautiful voice going abroad would be amazing. Because people don't believe it कि पाकिस्तान में भी लोग इंग्लिश गाने गाते हैं। So I want to break that, you know, thing कि लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में कोई गा ही नहीं सकता या इंग्लिश नहीं गा सकता या म्यूजिक सीन बहुत बुरा है। But I want to show them कि you know हम भी इंग्लिश गा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छी इंग्लिश गाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देखा हमने कितना चीखा है अभी यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर शुमाइला, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हैं इनके बारे में भी, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है तो आपको हमारे साथ रहना होगा ब्रेक के बाद तक, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे शहजाद रजा साहब ने, जो कि 16 साल से। शहजाद खान। शहजाद खान? हाँ जी। रजा साहब नहीं है? नहीं जी, रजा नहीं, सनफ मियाँ खान। अच्छा जी, शहजाद खान साहब ने जो 16 साल से जो है वायलिन प्ले कर रहे हैं, अपने वालिद उस्ताद मियाँ खान साहब जो PTV के म्यूजिक डायरेक्टर से, उनसे इन्होंने सीखा है और आज इस महकती मॉर्निंग को मजीद म्यूजिकल जो है वो बनाएंगे अपनी कोशिश करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का एहसान। जी, हमें प्लीज अगर आप कुछ सुना दें। शोर आए किस लिए हैं, सुनाने के लिए। अच्छा 16 साल से तो आप प्ले कर रहे हैं, ये सीखने में कितना अच्छा लगा? 16 साल पहले भी मैं वायलिन ही बजाता था, लेकिन मुझे शौक किया था मैं। अच्छा, शौक यानी 4-5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, फिर वो आहिस्ता 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 शौक बढ़ता चला गया। तो इससे ये मिसाल भी सामने देखने को आती है कि जितना आपका शौक होगा, कोई भी काम हो म्यूजिक से अलावा, उतना ही आप कर सकेंगे। उतना ही आप कर सकेंगे म्यूजिक में स्पेशली। और जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सीखने की बात आती है वो तो शौक के बगैर बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप, उसको लर्न नहीं कर सकते। तो ये इंस्पिरेशन आपके वालिद साहब थे आपकी? हाँ जी, अब्बू थे और बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान में उस्ताद लोग गुजरे हैं, अच्छे लोग गुजरे हैं। तो उनमें से उस्ताद जावेद साहब हैं जो कोक स्टूडियो में बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस्ताद रईस अहमद साहब हैं, बिल्कुल, जो बहुत आला, बहुत अच्छे हैं। तो इन सब लोगों को मिला के फिर वो दिमाग में एक मिसाला सा बन गया। और क्या हुआ, इनके साथ प्ले किया कभी? हाँ जी, बहुत इनके साथ रहे भी हैं, क्योंकि हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो इनको देखा भी है। फिर एक ऐसा वक्त है कि इनके साथ बैठ के
थोड़ा बहुत काम भी किया। काम भी किया है, क्या बात है। तो जिनको आप एडमायर करते हैं, जो आपकी इंस्पिरेशन होते हैं, उनके साथ प्ले करने में कितना मजा आता है? बहुत ज्यादा है, और बंदा बड़ा प्राउड और अल्लाह का शुक्र करता है बंदा के, जो उसका आइडिया होता है, ख्याल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैडम नूरजहान थी जाते वक्त, तो उन दिनों तो हम बच्चे थे, तो अल्लाह की मेहरबानी से उनके साथ भी काम किया। GHQ एडिटोरियम में 6 सितंबर का था, तो उन्होंने भी प्यार किया। जहाँ भी काम किया उन लोगों ने प्यार ही किया, अल्लाह की मेहरबानी से। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आपसे हम कुछ और भी जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ जी, बहुत छोटा था ये, हम वापस आते हैं। अगर ये हम जल्दी से बता दें कि ये क्या है। सुंदर, ये जो डिस्प्ले में पड़ी हैं क्रीम्स, ये बेसिकली एक सॉल्ट है। अच्छा। जो जिस पे स्टडी ये है कि अगर ये अप्लाई करें, जो लोग ऑब्वियसली अभी तक लेज़र नहीं समझ में आए या उस तक नहीं पहुंच सके, या इवन लेज़र के बाद भी हम रिकमेंड करते हैं, इसको अप्लाई करने से जो हेयर ग्रोथ है वो ज़रा स्लोअर हो जाती है। स्लो हो जाती है, तो अगर आपने वैक्स भी कराया तो रिकरेंस उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू कर दें और पूरा मंथ अप्लाई करें, तो जो बाल आपके जल्दी निकल आते हैं वो कम भी निकलेंगे और ज़रा स्लोअर उनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि अगर आप इस तरह के काम करने के बाद इसको अप्लाई करें तो आप अच्छे रिजल्ट इससे आपको। ये भी आपको जो है हमने एक सोल्यूशन दे दिया है। क्या सुनाने वाले हैं हमें? जी, एक बड़ा एक प्यारा गाना है, मेरा ख्याल सबको अच्छा लगेगा। निगर नूर साहिबा का है, रूठे हो तुमको कैसे। क्या बात, स्केल भी बहुत अच्छा है। सी शार्प माइनर। बहुत वायलिन जब भी प्ले होता है कैफियत सितारी हो जाती है। और एक एक लफ्ज जो है आपको वायलिन के
आपको सुनाई दे रहा होता है। बहुत बहुत खूब। आपको इंशाल्लाह हम दोबारा भी दावत देंगे, एक लंबी सी म्यूजिकल सेशन जो है यहाँ पर दोबारा होगा वायलिन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग महकती मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वंडरफुल गेस्ट का जो यहाँ पे तशरीफ आए। मेरी बहुत दुआएं हैं आपके साथ। इजाजत से पहले एक छोटा सा जी जी एक 5 मिनट की आधे मिनट की कर लें। जी जी दरअसल अम्मी ICU में है, RIC में ना, तो मैंने आना नहीं था, तो उनकी मैं दुआ के लिए स्पेशली आया हूँ कि इतने लोग देख रहे हैं, इतने सारे सुन रहे हैं, तो अम्मी के लिए प्लीज़ दुआ कीजिए। बिल्कुल, हम सब की दुआएं जो हैं आपकी अम्मी के साथ हैं, और मेरी सबसे दरख्वास्त भी है कि जितने लोग दुआ कर सकते हैं करें, क्योंकि अल्लाह ताला जिसकी सुन ले। तो आप हौसला रखें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। और टाइम हमारा जो है ख़त्म होता जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अपने आप का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।